नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और उसका भी थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ना है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और ये भी बातें समझ चुके हैं कि पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन कवर करने वाले थे ये बात हम कवर कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसकी जो ग्राफिकल मेथड है वो आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और है ही तीन चीज़ें इसमें, केवल ग्राफिकल मेथड समझना आपको, उसके क्वेश्चन बनना चाहिए और एक दो एल्जेब्रिक मेथड पढ़ना हमें। एल्जेब्रिक मेथड में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, फिर उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड करेंगे। तो एक एक्सरसाइज इस पर हो जाएगी, एक एक्सरसाइज इस पर हो जाएगी और एक एक्सरसाइज इस पर हो जाएगी। ऐसा करके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से ये वाला पोर्शन के आज हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक और बचा हुआ है, वो बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद समरी और MCQ, ऐसा करके हम ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ना है। मेरे ख्याल से आप इंट्रोडक्शन जानते होंगे, है ना। और टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। मतलब टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन, सारे वीडियो, नोट्स, है ना, MCQ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है इसमें। जो 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करके, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड करके आप यहाँ से भी कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ये बातें हमने समझी थी। आज के इस क्लास में कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना है और आप पिछली क्लास में आप ये समझ चुके होंगे कि हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, केवल इसी टाइप का मिलेगा क्वेश्चन। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन रहेगी, दो वेरिएबल्स रहेंगे और दोनों की डिग्री 1 रहेगी। और अब इसको क्या ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। सुनिए, मुझे एक बात बताइए कि हमें ये बात पता चल गई कि ये जो इक्वेशन होती है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अभी कंफर्म नहीं है आप लोगों को, ये बात कंफर्म नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है। आज के इस क्लास में हम उसको बना के बताएंगे कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है। अभी तो आप केवल इतना मान लो कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में दो इक्वेशन बनेगी। और जब दो ग्राफ, मतलब दो स्ट्रेट लाइन बनेगी तो दोनों स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक पेपर लो और पेपर पर दो लाइन बना के देखिए आप। तो वो दोनों लाइन के साथ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या ये हो सकता है कि दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे? अरे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे? हाँ, हो सकता है ऐसा। अलग अलग टाइप की कुछ कुछ लाइनें आप बना के देखना और केवल दो लाइन अगर रहेगी तो दोनों लाइनें क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ये हो सकता है कि एक लाइन आपने खींची और दूसरी लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल हो गई। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता ना भाई, एक लाइन और दूसरी लाइन है वो कैसी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो सकती है। हाँ, इन बातों को जरा ध्यान से समझना, गारंटेड MCQ आता है इससे, गारंटेड। जो मैं अभी यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, इन बातों को अगर आपने समझ लिया, गारंटेड बता रहा हूँ कि आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, वो भी MCQ का। और जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसमें इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ये भी तो हो सकता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन आपने खींची और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी क्या हुआ, इसी के ऊपर से चली गई। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, आप सोचिए जरा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? कोई भी दो लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकती क्या? जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसे दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकती। दो स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट पर या दो से ज़्यादा पॉइंट पर कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। इनफाइनाइट पॉइंट पर, कई पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकती। तो तीन पॉइंट को मिलाकर तीन में से कोई भी इसके अलावा कंडीशन नहीं बन सकती है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब भी
ऐसी लाइन बने, दोनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला पॉइंट, तो इसको क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान से समझना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करती है, रेल के पटरी के जैसे, कितना भी बढ़ा दो, इधर भी कितना भी बढ़ा दो, कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। कैसी, अरे दोनों पैरेलल है ना, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ये भी हो सकता है कि एक लाइन गई और उसी के ऊपर से दूसरी लाइन चली गई, एक लाइन गई और उसी के ऊपर से और दूसरी लाइन भी चली गई, तो इसको क्या बोला जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्या, कोइंसाइड भी बोल सकते हैं हम। कोइंसाइड मतलब एक लाइन जहां से जा रही है वहीं से दूसरी भी लाइन जा रही है, तो इसको बोला जाएगा कोइंसाइड, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइन भी बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास में तीन को छोड़कर कोई भी चौथी कंडीशन नहीं बन सकती। बन सकती क्या, बताइए आप। अरे ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये थर्ड कंडीशन हो गई। कभी भी आप दो लाइन खींचोगे तो या तो ऐसी जाएगी ये लाइनें, या तो ऐसी जाएगी या तो ऐसी जाएगी। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि सर देखिए ये वाली लाइन मैंने खींची और दूसरी लाइन खींची ये वाली, सर ये ना तो पैरेलल है, पैरेलल है क्या, नहीं है, ना तो एक के ऊपर से एक जा रही है, लेकिन दोनों इंटरसेक्टिंग भी तो नहीं हो रही है। तो आपने तो बोला कि तीन ही कंडीशन बनती है, ये तो चौथी कंडीशन बना दी हमने। मुझे एक बात बताइए कि ये लाइन है ना, तो लाइन को अगर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं कि दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो ये ऐसी कंडीशन हो गई ना। तो तीन को के अलावा कोई चौथी कंडीशन हो ही नहीं सकती इसकी, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहां पर इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो वाला पॉइंट जो होगा ना, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों, ये आंसर ऐसा आंसर है कि जो ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, दोनों लाइन पर है, दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन पर भी ये पॉइंट है और इस लाइन पर भी ये पॉइंट है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, वही इसका आंसर होता है। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये बातें समझ में नहीं आई होगी कि कैसे वो आंसर होगा, तो ये एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ की। अगर कोई बात मेरी अटपटी भी लगे ना तो उसको टेंशन नहीं लेना, केवल इतनी बात याद रखना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। ऐसी जब भी लाइन रहेगी तो पैरेलल लाइन बोलेंगे, इसको कोइंसाइड लाइन बोलेंगे, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, तब हम बोलेंगे कि ये क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोलो चाहे वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन, ओनली वन सॉल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सॉल्यूशन दोनों का मतलब एक ही है। आप यूनिक सॉल्यूशन बोलो चाहे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन बोलो, दोनों की मीनिंग एक ही है। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो ऐसी है, जब भी ऐसी बनेगी तो केवल एक सॉल्यूशन होगा और इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब केवल अकेला, या तो ओनली वन सॉल्यूशन। जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, पैरेलल है और नो सॉल्यूशन। इस केस में बोलेंगे इसका कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जब दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रही है तो कोई ऐसा पॉइंट है क्या, दोनों का कॉमन पॉइंट है क्या? दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया इसका कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है कि जो इसको भी सेटिस्फाई करता है इसको भी करता है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और जब ऐसी कंडीशन हो
कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है भाई, ये लाइन हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इस केस में बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कई सारे सॉल्यूशन हो गए, दोनों लाइनों को और आगे बढ़ाएंगे तो कई सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे रहेंगे कि जो क्या करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इससे क्या बात पता चल रही है कि भाई ऐसी इक्वेशन दी जाएगी हमें, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यही तो बातें पता चल रही ना। हाँ, इनमें से कोई कंडीशन, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या पता चल रही? जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ऐसा ग्राफ बनेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई बात समझ में? बस ये इतनी बातें अभी यहाँ तक पता चली। हमारे पास में ओवरऑल सॉल्यूशन कब कब मिल रहे हैं? यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है एक, और यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब हमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है तब उसको बोलते कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है। और जब सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है तो इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। और यहां पर भी तो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। लेकिन कैसा कंसिस्टेंट? दो जगह कंसिस्टेंट हो रहा है, यहां पर भी कंसिस्टेंट हो रहा है और यहां पर भी कंसिस्टेंट हो रहा है। तो यहां पर कैसा कंसिस्टेंट हो रहा? कंसिस्टेंट है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है। और यहां पर कंसिस्टेंट है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और यहां पर इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कब ये क्या होगा, कब ये क्या होगा? तो सुन लो जरा। मतलब हमें यहाँ पर ये बातें पता चल रही है कि भाई हमें अगर मान लिया जाए कि दो इक्वेशन गिवन है। कितनी इक्वेशन गिवन है? दो इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर दो इक्वेशन ऐसी कुछ गिवन रहेगी। ठीक है, दो इक्वेशन ऐसी कुछ गिवन रहेगी। कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, तो हमें ये बात समझ में आ रही कि उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या विदाउट ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब ऐसा ग्राफ बनेगा, कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा? तो बिल्कुल बता सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं आया समझ में? फिर से और एक बार देखिए, हमारे पास में दो इक्वेशन है, ये वाली है ना, दो इक्वेशन है। हाँ ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन का, अरे A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जगह कोई ना कोई रियल नंबर रहेगा, और उसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। तीन ही कंडीशन है। क्या हमें बिना ग्राफ बनाए ये पता चल सकता है? ये पता चल सकता है कि कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा? तो बिल्कुल पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप क्या करो, इसको लिखो यहाँ पर। देखना मैं क्या करता हूँ, इसका ये x1 x2 हटा देता हूँ, और इसका ये भी हटा देता हूँ। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये फिर से लिख रहा हूँ मैं। A1 को A2 से डिवाइड करेंगे। अरे जो x1 का कोफिशिएंट है और x2 का कोफिशिएंट है, इनको डिवाइड करोगे। और B1 y के कोफिशिएंट को B1 डिवाइडेड बाय B2, इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, दोनों बराबर नहीं हैं, जब भी ये दोनों नॉट इक्वल हो गए तो आपको गारंटी है कि ये क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। मतलब कोई जरूर नहीं कि स्ट्रेट लाइन ऐसी ही बनी, ऐसी भी बन सकती, कैसी भी बन सकती है, लेकिन दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर मान लिया जाए A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2, ये अगर बराबर हो गए और ये बराबर नहीं है C1 बाय C2, तो ये गारंटी है
कि ये दोनों लाइनें पैरेलल ही रहेगी, पैरेलल ही रहेगी, ये गारंटी है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आएगा। अगर मान लिया जाए कि A1 को A2 से डिवाइड किया और B1 को B2 से डिवाइड किया और C1 को C2 से डिवाइड किया, और यदि तीनों इक्वल हो गए तो एक गारंटी है कि ये क्या होगा, ऐसी लाइन बनेगी, एक लाइन जाएगी, उसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन जाएगी। समझ में आया? फिर से और एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर देखना, एक एग्जांपल यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए, मान लिया जाए मेरे पास में ऐसी इक्वेशन है 2x + 3y = 6 और x + y = -2, ऐसी इक्वेशन है। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल है। इसके साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। या तो मैं चेंज भी कर देता हूँ, यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 7y = 18, ऐसा कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है। आपको क्या करना है, एक से के कोफिशिएंट लिखना है, कौन, 2 और इसके नीचे 5 लिखना है, 2 के नीचे 5 लिखना है। फिर y के कोफिशिएंट लिखना है, कौन, 3 और इसके नीचे 5, और कैंसिल अगर हो रहा तो कैंसिल करना है। और ये दोनों इक्वल है क्या, बताइए मुझे कि दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट होगी ही होगी लाइन। आई बात समझ में? इसका जब ग्राफ बनाओगे तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस आगे समझ। मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लिया जाए कि 2x + 3y = 11 और 4x + 6y = 7। देखना, अब मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, किसको, 2 को 4 से डिवाइड किया और 3 को 6 से डिवाइड किया और 11 को 7 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3 2 जा 6, कितना आया, 1/2 आया। यहाँ पर भी 1/2 आया और यहाँ पर भी 11/7 आया। ये दोनों इक्वल है क्या, और ये इक्वल नहीं है। देखिए ऐसा हो गया ना, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो ये गारंटी है कि ये जो लाइनें बनेगी ना, वो कैसी बनेगी, पैरेलल लाइनें बनेगी, ऐसी लाइनें बनेगी, दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। चलिए मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मान लिया जाए x + 2y = 3 और 3x + 6y = 9, ऐसा आ गए, एक इक्वेशन ऐसी आ गई। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ग्राफ बनाने से पहले ही हमें पता चल जाए कि ग्राफ बनने वाला कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x 1, इसको लिखो, x के कोफिशिएंट 1/3, 2/6 है ना, इसके कोफिशिएंट लिख दिया, और ये 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया, 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों कैसे इक्वल है ना। कितना सिंपल काम है। तो तीन ही टाइप के तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बस तीन ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो ये गारंटी है, ये गारंटी है कि भैया ये तीनों कैसे इक्वल है। तो ये लाइनें जो जाएगी, एक लाइन जाएगी और उसी के ऊपर से दूसरी भी लाइन बन जाएगी, ये गारंटी रहेगी। आ गई बात समझ में? तो जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तीनों में से जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल क्वेश्चन होते कैसे है, ठीक है। तो अपन चलेंगे अब एग्जाम्पल की ओर, और एग्जाम्पल में समझेंगे कि भाई इसके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में ग्राफ के साथ, और वहाँ पर ग्राफ को हम समझेंगे ग्राफिकली
रिप्रेजेंटेशन। और अगले क्लास में हम पूरे एग्जाम्पल इसके करने वाले हैं, तो एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, केवल एग्जाम्पल के बेस पर। हालांकि एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।